हेलो, वेलकम बैक टू डिजिटल शिक्षा हब। डिजिटल शिक्षा हब आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। मैं केशव शर्मा आज आपके सामने क्लास 7 के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि ज्योग्राफी पार्ट से आता है, जिसका नाम है एनवायरनमेंट, पर्यावरण को लेकर आपके सामने आया हूँ। तो सबसे पहले हम पर्यावरण, एनवायरनमेंट शब्द का जो ओरिजिन है, उसकी जो उत्पत्ति है, उसके बारे में थोड़ी सी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति, जो वर्ड ओरिजिन है, शब्द उत्पत्ति, वो कहाँ से हुई है। तो एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति आपकी फ्रेंच भाषा से हुई है। कौन सी लैंग्वेज से? फ्रेंच लैंग्वेज से। और उसमें भी कौन से वर्ड से? वो एक आपका शब्द था एनवायरने, एनवायरनर या फिर एनवायरने। तो इसका अर्थ होता है नाइबरहुड। क्या होता है इसका अर्थ? नाइबरहुड। कौन सी लैंग्वेज में? फ्रेंच लैंग्वेज में, जिसको हिंदी में बोलेंगे पड़ोस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है द कवर अराउंड आवर नेचर इज कॉल्ड द एनवायरमेंट विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। हमारी प्रकृति के चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। ये लाइन आपने बहुत बार अपने टीचर से अपनी क्लासेस में सुनी होगी कि हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी के चारों ओर का आवरण ही क्या कहलाता है? पर्यावरण। जो किससे मिलकर बनता है? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं से। जो विच इज़ व्हाट? कॉम्बिनेशन, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। मतलब नेचुरल चीज़ें और ह्यूमन मेड चीज़ों को जब हम जोड़ देते हैं तो उसी से हमारा क्या बन जाता है? हमारा बनता है प्राकृतिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये यहाँ पर कुछ आपकी इमेजेस दी हुई हैं। यही सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट हैं। ओके, ये सारी ही चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं, ह्यूमन मेड भी हैं और नेचुरल तरीके से भी मिली हैं। तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन क्या है बेटा? एनवायरनमेंट कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। प्राकृतिक पर्यावरण में, किसमें? प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी बायोटिक कंडीशंस, दूसरी होती है अबायोटिक कंडीशंस। ठीक है, तो बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस दोनों जहाँ फुलफिल होती हैं वहाँ पर आपका क्या पाया जाता है? नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण। नेक्स्ट पॉइंट है द ह्यूमन एनवायरनमेंट। Human environment reveals the activities, creations and the interactions among the human beings. मानवीय पर्यावरण में मानव की प्रिंसिपल क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें होंगी वो ह्यूमन के द्वारा बनाई हुई चीज़ें होंगी और उसी को हम क्या बोलते हैं? मानवीय पर्यावरण या फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमने बायोटिक और अबायोटिक देखा था उनको थोड़ा सा इमेज के माध्यम से हम देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। सो नाउ बायोटिक फैक्टर्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जिनमें सांस लेने की क्षमता होती है, ठीक है, जिनमें एक जीवन पाया जाता है। जैसे आपके ह्यूमंस, हम लोग हो गए, ह्यूमंस हो गए। ओके, जो आपके एनिमल्स हो गए, एनिमल्स में भी कौन कौन से? तीनों टाइप के एनिमल्स। जो आपके एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, जो आपके एनिमल हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल में रहते हैं, या और जो आपके एनिमल्स एयर में रहते हैं यानी कि जो पशु पक्षी होती हैं। और इसके अलावा जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज के साथ साथ जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, ऑल ओवर थिंग्स, ऑल ओवर कल्टीवेशन, पेड़ पौधे, जंगल, वनस्पतियाँ, सभी प्रकार की चीज़ें किसके अंदर आती हैं? आपकी बायोटिक फैक्टर के अंदर। और सेकंड है आपका अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर में आपके यहाँ आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, वो थिंग्स जो जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे कि एयर है ना, हमारी हवा, हमारी लैंड, सॉइल, और जो वाटर होता है, जो हवा होती है। और यहाँ पर दिए एग्जांपल जैसे टेम्परेचर, लाइट, मिनरल्स। ओके, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये किसके एग्जांपल्स हैं? अबायोटिक फैक्टर्स के। और जहाँ पर बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर दोनों आके जुड़ जाते हैं, वही एरिया क्या कहलाता है? आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। वही एरिया क्या कहलाता है? आपका नेचुरल environment. Okay, so now let's come on the next topic,
यहाँ पर दिया है बायोटेक, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था वही है यहाँ पर बायोटेक। द वर्ल्ड इज़ अ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल प्लानिट एंड एनिमल, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप और जंतु, यानी कि प्लैनेट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में सभी टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स में सभी टाइप के प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अबायोटिक। अबायोटिक में द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड एंड एयर, जैसे स्थल, हवा, धरती, मिट्टी, सॉइल, सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी आपके अबायोटिक में। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट से पहले हम इस चीज़ को और इस इमेज को बहुत पहले प्यार से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका दिया है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एक आपका दिया है ह्यूमन एनवायरनमेंट, एक आपका दिया है ह्यूमन और एक दिया है नेचुरल। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। वाटर पाया जाता है, एयर पाई जाती है, लैंड पाई जाती है और लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं। और ह्यूमन मेड में ऐसी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन ने बनाई हैं, लेकिन किसकी सहायता से बनाई हैं, वो बनाई हैं नेचर की सहायता लेकर, जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज आदि। ओके, एंड थर्ड इज़ ह्यूमंस। अब ह्यूमन में खुद में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आप खुद आ सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल, हमारी फैमिली, हमारा समाज, कम्युनिटी, हमारे धर्म, हमारी शिक्षा, हमारी इकोनॉमिक और हमारा देश, ये सारी चीज़ें मिलकर किस में आती हैं, ह्यूमन में। सो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। सबसे पहले हम देखेंगे स्थल मंडल, मतलब लिथोस्फीयर के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। जो लिथोस्फीयर होता है, द लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट। लिथोस्फीयर क्या होती है, सॉलिड क्रस्ट होती है, और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ आवर अर्थ। जो सॉलिड क्रस्ट होती है और हार्ड टॉप लेयर होती है किसकी, हमारी पृथ्वी की। इट इज़ मेड अप रॉक्स एंड मिनरल्स, और ये किससे बनी हुई होती है, ये बहुत सारे खनिजों से और बहुत सारी चट्टानों से मिलकर बनी होती है। एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल, और ये किससे ढकी हुई होती है, मिट्टी की पतली परत से। मिट्टी की पतली परत से। पृथ्वी की ठोस एवं परपटी कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों से, खनिजों से बना होता है, यह मिट्टी की पतली परतों से ढका हुआ होता है। ओके, सो नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो फाउंड इन द ओशियंस। मतलब जो आपका लैंडफॉर्म होता है वो दोनों जगह पाया जाता है, आपका कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी पाया जाता है और आपके ओशियंस के ऊपर भी पाया जाता है। जैसा कि इस इमेज में आप देखने की कोशिश करेंगे, ये आपका जो एरिया है, ये किसका एरिया है, लिथोस्फीयर का। जो लिथोस्फीयर है वो आपके सी वाले एरिया में पाई जाएगी, ओशियंस वाले एरिया में पाई जाएगी और आपके प्लेट्यू वाले एरिया में पाई जाएगी। ओके, कॉन्टिनेंट्स वाले एरिया में पाई जाएगी, ठीक है, और मैदानों में भी पाई जाएगी। तो ये सारे एरिया किसको कवर करेगा, लिथोस्फीयर को। और लिथोस्फीयर किससे कवर होता है, मिट्टी की पतली पतली परतों से, जो यहाँ पर ये दी हुई हैं, ठीक है। और इसके नीचे कुछ अदर चीज़ें होती हैं, जैसे मेंटल कोर क्रस्ट, इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। यह स्थल आकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने भी आपको ऊपर इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट पॉइंट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस विद द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड ग्रेजिंग लैंड फॉर द एग्रीकल्चर एंड द ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ अ मिनरल वेल्थ। जो हमारी स्थलमंडल होता है वो हमें किस किस चीज़ की किस किस चीज़ को हमें प्रदान करता है, वो हमें वन देता है, वो हमें जंगल देता है, कृषि देता है, मानव बस्तियों को रहने के लिए जगह देता है, पशुओं को चरने के लिए घास का मैदान देता है, और यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जितने भी मिनरल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके मोस्टली आपके लिथोस्फीयर पर पाए जाते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जलमंडल, मतलब हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल का मतलब क्या है, जल से संबंधित सारी क्रियाकलाएँ यहाँ पर होती हैं। द वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे
जलमंडल कहते हैं। आपने देखा होगा हमारी जो पृथ्वी है उसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब जलमंडल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो भी आपके ओशंस हैं, जो आपकी सीज़ हैं, जो आपकी रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, आपके ग्लेशियर्स हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, हाइड्रोस्फीयर के अंदर आएंगी। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, आपकी हाइड्रोस्फीयर के अंदर आएंगी। वर्षा का पानी भी आपका इसी के अंदर आएगा, भूमिगत जल भी इसी के अंदर आएगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मोर देन 70% अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर। 71% पृथ्वी किससे कवर है, पानी से कवर है। और 29% किससे कवर है, आपकी स्थल से कवर है। पृथ्वी पर 71% भाग में जल, 29% भाग में जलमंडल है। यह जल के सभी लोग उपस्थित हैं। मतलब 97% आपका जो अर्थ है उसका सरफेस, मोर देन 97 ऑफ अर्थ्स वाटर इज़ फाउंड इन ओशियंस। मतलब समुद्र में मान लीजिए 100 अगर आपका वाटर है, 100% वाटर है, तो 100% में से 97% वाटर हमारा कहाँ पाया जाता है, 97% वाटर आपका पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपका पाया जाता है महासागरों में। सिर्फ और सिर्फ महासागरों में 97% वाटर पाया जाता है, और रेस्ट वाटर आपका पाया जाता है अलग जगह पर, जैसे पानी, पीने वाला पानी नदियों में, ग्लेशियर्स में। इसमें ओनली आपका रेस्ट ऑफ 97% वाटर पाया जाता है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। इसके नेक्स्ट टॉपिक को, जो रेस्ट आपका चैप्टर बचता है, रेस्ट टॉपिक्स बचते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर watching the full video and stay connected with Digital Shiksha for the great learning. Thank you so much.